Hello student, myself Ashok Kumar Gupta. I am assistant professor in ABS Engineering College गाजियाबाद। जैसा कि हम स्टेपर मोटर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं और स्टेपर मोटर में ऑलरेडी मैंने वेरिएबल रिएक्टेंस स्टेपर मोटर कवर किया था लास्ट लेक्चर में, जहाँ पे हमने देखा था सिंपल अप्रोच देखा था वेरिएबल रिएक्टेंस मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल को समझने के लिए। तो वहाँ पे हमने एक सिंपल डायग्राम ओनली 6/2 पोल कंस्ट्रक्शन यूज किया हुआ था। वेरिएबल रिएक्टेंस मोटर की ही सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम चल रहे हैं यहाँ पे, यानी VRSM को यहाँ पे भी मैंने कवर किया हुआ है। यानी VRSM के लिए देखो तो ये मेरा दूसरा पार्ट है। यहाँ पे चूंकि वहाँ पे केवल 2 रोटर पोल थे तो इसलिए आप वहाँ पे इजीली समझ गए थे। क्लियर? अगर क्वेश्चन में आपसे 6/2 पोल की जगह पे कुछ और आ जाता है पूछने को कि कैसे इसका वर्किंग प्रिंसिपल आप एक्सप्लेन करेंगे, तो वो टॉपिक मैंने यहाँ पे उठाया है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो नंबर ऑफ स्टेटर पोल कितने हैं आपके? नंबर ऑफ स्टेटर पोल हैं और 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। क्लियर? यानी 8 नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स हैं। क्लियर? तो ऑब्वियस सी बात है कि नंबर ऑफ पोल पेयर कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ पोल पेयर्स की मैं बात करूं, पोल पेयर क्यों देखते हैं हम? ताकि हम ये पता चल सके कि कितना फेज सीक्वेंस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। यानी 4 हो गए, यानी 4 फेज सीक्वेंस यहाँ पे हमें क्रिएट करना पड़ेगा थ्रू एन इलेक्ट्रिकल एक्सटर्नल ड्राइव सर्किट। एक्सटर्नल ड्राइव सर्किट के थ्रू यानी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर के थ्रू हमें 4 फेज सीक्वेंस में पावर सप्लाई देनी है और सिंक्रोनिज्म मेंटेन करना। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ नंबर ऑफ रोटर पोल्स की, तो नंबर ऑफ रोटर पोल्स जो है वो है यहाँ पे 6, आपको दिख भी रहा होगा। और ये सैलिएंट पोल टाइप स्ट्रक्चर है। वहां पे चूंकि 2 पोल थे तो वहां पे आपको विजुलाइज नहीं हो रहा होगा कि ये सैलिएंट पोल स्ट्रक्चर है। यानी अगर मैं इसका नॉमिनेचर करूं तो ये मेरे लिए हो गया 4 फेज 8/6 पोल VRSM। क्लियर? तो ये एक मेरा वेरिएबल रिएक्टेंस स्टेपर मोटर है जिसमें 8 स्टेटर पोल, 6 रोटर पोल्स एंड 4 फेज सीक्वेंस पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्लियर? मैं फिर से वही चीज बात करके चल रहा हूं यहाँ पे कि ऑलरेडी आपका सिस्टम रनिंग मोड में है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका जो वाइंडिंग होता है वो रेडियली कनेक्टेड होता है, इधर इन सीरीज और इन पैरेलल। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट वीडियो लेक्चर में। क्लियर? यानी A और A डैश रेडियल हो गए, B और B डैश रेडियल हो गए, C एंड C डैश रेडियल हो गए, D एंड D डैश रेडियल हो गए। ये अपोजिट पोलैरिटी का बिहेवियर शो करेंगे और इनके साथ जो वाइंडिंग कनेक्टेड होगा वो सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि एक इनलेट पोजीशन को बताएगा, दूसरा उसके आउटलेट पोजीशन को बताएगा। क्लियर? यहाँ पे फिर से वही चीज है, यहाँ पे क्या है 6 रोटर पोल्स हैं। क्लियर? और पहली चीज तो इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास 6 रोटर पोल हैं तो हर कंसेक्यूटिव रोटर पोल के बीच का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन बिटवीन कंसेक्यूटिव रोटर पोल्स, 2 लगातार रोटर पोल्स के रोटर पोल्स का मतलब जो साइलेंट स्ट्रक्चर है। क्लियर? रोटर पोल्स के बीच का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है कि 6 पोल हैं, 360 डिग्री एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है, तो 360/6 यानी 60 डिग्री। यानी अगर मैं बात करूं तो 1 एंड 2 के बीच का डिफरेंस क्या होगा? 60 डिग्री के बराबर। 2 एंड 3 का क्या होगा? 60 डिग्री के बराबर। ऐसे ही आपके सब 60 डिग्री के बराबर होंगे। क्लियर? यानी ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री और ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। क्लियर है चीज? सिमिलरली मैं अगर बात करूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की किसके बीच में? इन बिटवीन स्टेटर कंसेक्यूटिव पोल्स। क्या हो जाएगा? ये कितना होगा? आपके नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं? 8 हैं। ए कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितनी उसमें होता है? 360 डिग्री में, तो 360 डिग्री बाई 8 यानी 45 डिग्री। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पे आपको ये समझना जरूरी है, ये टोटल एंगल 2 कंसेक्यूटिव रोटर पोल्स के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री के बराबर है और 2 स्टेटर पोल के बीच का जो एंगल है वो आपका 45 डिग्री के बराबर। यानी अगर मैं इस एंगल को निकालूंगा, क्लियर, यानी स्टेटर पोल जो 6 नंबर का जो रोटर पोल पोजीशन है और ये B सीक्वेंस का जो आपका सैलिएंट पोल स्ट्रक्चर है, इसके बीच का जो एंगल मैं निकालूंगा वो कितना आ जाएगा? ऑब्वियस सी बात है कि 60 - 45 डिग्री के बराबर यानी 15 डिग्री के बराबर आ जाएगा।
क्लियर। रोटर पोल पोजीशन 6 और बी के बीच का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो 15 डिग्री के बराबर होगा। ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके वर्किंग प्रिंसिपल को जब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो ये वहां पे बहुत कारगर है। क्लियर। तो जरा इसके वर्किंग प्रिंसिपल को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल में स्टेटर सप्लाई देना, फिर उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होना, फिर उसके बाद रोटर का मूवमेंट होना, बस यही सारी चीजें हैं। लेकिन ये मूवमेंट और ये अलाइनमेंट जो हमने लॉजिक बताया था वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर केस में, स्टेटर फील्ड से आपको क्या होना चाहिए, मिनिमम रिलक्टेंस सीन होना चाहिए। मिनिमम रिलक्टेंस और मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज, ये दो लॉजिक होते हैं उसके पीछे। मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज सीन बाय द स्टेटर फील्ड, जो भी स्टेटर फील्ड को आप एक्साइट कर रहे हैं उस स्टेटर फील्ड से आपको ये सारी चीजें जरूर दिखनी चाहिए कि मिनिमम रिएक्टेंस हो या फिर मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज। मैं फिर से वही बात कर रहा हूं, यहां पे हम सारे स्टेप को एक एक करके देखने की कोशिश करेंगे। फिर वही चीज है आपकी यहां पे कि आपका ऑलरेडी सिस्टम रनिंग मोड में है, आप एक रेफरेंस पोजीशन लेंगे। इसको मैंने एक रेफरेंस पोजीशन लिया हुआ है। इस रेफरेंस पोजीशन पे मैंने जब ए डैश को एक्साइट किया हुआ है तो उस कंडीशन में यानी फेज ए, यहाँ पे 4 फेज हो जाएंगे। 4 फेजेस क्या होंगे यहाँ पे, अगर मैं 4 फेजेस की बात करूं तो क्या होंगे यहाँ पे, 4 फेजेस हो जाएंगे ए बी सी एंड डी, और उनके रिटर्न पाथ ए डैश बी डैश एंड सी डैश एंड डी डैश। क्लियर। तो जो 4 फेज सीक्वेंस फॉलो होंगे वो ए बी सी डी होंगे। क्लियर है चीज। तो यहाँ पे मैं फिर कह रहा हूं कि ऑलरेडी सिस्टम आपका रनिंग मोड में है। आप जब एनालिसिस करना स्टार्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में पोल पोजीशन जो आपका रोटर का है 1 और 4, ये क्या है, अलाइंड है ए डैश के स्टेटर पोल एक्सिस के। क्लियर। अलाइन होने का मतलब क्या हो गया कि इस ए डैश पे जो मिनिमम, मतलब जो आपका स्टेटर फील्ड जो शो कर रहा है, जो सीन कर रहा है, वो मिनिमम रिएक्टेंस सीन कर रहा है या मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज सीन कर रहा है। क्यों? क्योंकि एयर गैप मिनिमम। तो जब 1 और 4 इस मैग्नेटिक एक्सिस के अलाइनमेंट में आ जाएगा तभी ये चीज हो पाएगा, क्योंकि एयर गैप मिनिमम यहाँ पे शो। क्लियर। एयर गैप मिनिमम, रिलक्टेंस मिनिमम, तो फ्लक्स लिंकेज भी मैक्सिमम होता है। ऑलरेडी ये पिछले क्लास में भी हमने डिस्कस किया हुआ था। यहां पे अगर मैं देखूं तो जब मैं पहला स्टेप लूंगा, यहां पे मान लो मैंने फर्स्ट स्टेप लिया। फर्स्ट स्टेप आपने क्या किया, एक्साइटेड फेज ए। फेज ए को आपने एक्साइट किया या फेज ए को आपने एनर्जाइज किया। क्लियर। जब आपने फेज ए को एनर्जाइज किया है तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, पोल पोजीशन की मैं अगर बात कर रहा हूं यहां पे ना, तो पोल पोजीशन किसका है, रोटर का। पोल पोजीशन 1 एंड 4, यहां पे ध्यान से देखो 1 एंड 4, ये 1 एंड 4 क्या हो रहा है, अलाइन विद स्टेटर पोल। क्यों अलाइन हो रहा है, क्योंकि आपको स्टेटर पोल या स्टेटर फील्ड से जो आप देखें वो आप क्या देखें, मिनिमम रिलक्टेंस देखें। क्लियर। बिकॉज ऑफ मिनिमम रिलक्टेंस क्यों हो रहा है, क्योंकि एयर गैप मिनिमम है। अगर हम पोल शू के बात करें तो दोनों पोल शू के बीच का जो एयर गैप है वो मिनिमम हमें दिख रहा है। अगर मैं इन दोनों पोल शू की बात करूं तो ये जो एयर गैप है वो क्या आपको मिनिमम एयर गैप दिख रहा है। क्लियर। तो ये हो गया आपका स्टेप 1। अगर मैं स्टेप 2 की बात करूं, क्लियर, यहां पे मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। क्लियर कि क्या हो रहा है। ठीक है। मैंने मान लो यहां पे स्टेप 1 में मैंने देखा कि ए को एनर्जाइज किया तो पोजीशन 1 और 4 का अलाइन हो रहा है। अब मैंने क्या किया, स्टेप 2 में ए को डी एनर्जाइज कर दिया और बी पे एनर्जाइज कर दिया, यानी बी को एक्साइटेशन यहाँ पे दे दिया। आपको दिख भी रहा होगा क्रॉस और डॉट कन्वेंशन के थ्रू यहाँ पे शो किया गया है कि आपने बी को एक्साइट कर दिया। जब आपका बी एक्साइटेड नहीं था, 6 यहाँ पे था और 3 पोजीशन यहाँ पे था, यानी 6 रोटर पोल और 3 रोटर पोल इस पोजीशन पे थे। जैसे ही आपने बी को एक्साइट किया तो जो रोटर पोजीशन आपका यहां पे था, क्लियर, ये आपका 6 बिफोर एक्साइटेशन 6 और 3 का पोजीशन ऐसे था। क्लियर। जैसे ही आपने बी को एक्साइट किया
तो अब क्या होगा, अब स्टेटर फील्ड यानी स्टेटर वाइंडिंग B से आपको ये देखना है कि आपका मिनिमम रिलक्टेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मिनिमम रिलक्टेंस सीन बाय द स्टेटर फील्ड, यही लॉजिक होता है कि स्टेपर मोटर को समझने का। यानी अगर मैं यहां से अब देखूंगा तो बी वाइंडिंग से मुझे दिखना चाहिए कि मिनिमम रिलक्टेंस हो जाए। यानी मूवमेंट क्या होगा, मूवमेंट आपका ये जो 6 पोल का पोजीशन है ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगा। कितने एंगल, ये कितना एंगल डिग्री था, बी और 6 के बीच का जो फेजर डिफरेंस था वो था आपका 15 डिग्री के बराबर। यानी ये कितने डिग्री मूव कर जाएगा, 15 डिग्री। जैसे ही 15 डिग्री मूव कर जाएगा ये क्या हो जाएगा, 6 और 3 पोजीशन अलाइन विद द बी वाइंडिंग एक्सिस या बी वाइंडिंग पोल। बी वाइंडिंग पोल के अलाइनमेंट में जैसे 6 और 6 पोजीशन आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, बी वाइंडिंग से आपको मिनिमम रिलक्टेंस सीन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एयर गैप मिनिमम। क्लियर। यानी सेकंड स्टेप में क्या होगा आपका, अगर मैं सेकंड स्टेप की बात करूं, क्लियर, सेकंड स्टेप में आपने क्या किया, एनर्जाइज बी एंड डी एनर्जाइज ए। बी को एनर्जाइज किया और डी को बी को एनर्जाइज किया और ए को डी एनर्जाइज कर दिया। तो इस कंडीशन में हमने क्या देखा कि आपका रोटर अलाइन विथ बी वाइंडिंग एक्सिस कह लो या बी वाइंडिंग पोल स्ट्रक्चर कह लो। क्लियर, बी वाइंडिंग पोल आफ्टर रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय 15 डिग्री एंगल। यानी स्टेप एंगल क्या हो गया, यहां पे 15 डिग्री स्टेप एंगल वो चला और उसके बाद क्या हो गया, ये उसके साथ अलाइन हो गया। क्लियर, आप यहां पे डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं कि 15 डिग्री चला और ये अलाइन हो गया। अलाइन होने का मतलब क्या हो गया कि आपको मिनिमम रिलक्टेंस सीन हो गया। यानी इस कंडीशन में क्या हो गया कि रोटर पोल 6 एंड 3, रोटर पोल पोजीशन, क्लियर, 6 एंड 3 अलाइन विथ बी डैश वाइंडिंग पोल। क्लियर, और ये अलाइन होने का मतलब क्या हो गया, मिनिमम रिलक्टेंस या मिनिमम एयर गैप आपका हो गया। मिनिमम एयर गैप होने का मतलब रिलक्टेंस इज मिनिमम रिलक्टेंस सीन बाय फील्ड बी, जो फील्ड बी पे ही तो एक्साइटेशन है आपका, तो फील्ड बी हो गया इज मिनिमम। क्लियर, आपका रिलक्टेंस मिनिमम सीन हो रहा है या फ्लक्स लिंकेज इज मैक्सिमम। तो आप कहानी किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं और बता सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ये चीज होता है आपका। और जैसे जैसे ये आप आगे बढ़ते जाएंगे, क्लियर, ठीक है, अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे यानी अब आप क्या करेंगे, बी को एक्साइट किया, फिर बी के बाद किसको एक्साइट करेंगे, सी को एक्साइट करेंगे। क्लियर, ठीक है, बी के बाद आप क्या करेंगे, सी को एक्साइट करेंगे, सी के बाद आप डी को एक्साइट करेंगे। तो ऐसे ये पैटर्न बनता जाएगा। क्लियर, तो यहां पे देखिए जरा, अब देखिए यहां पे अगर मैं मान लो सी को एक्साइट करूं, थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, एनर्जाइज सी एंड डी एनर्जाइज बी, आप बी को डी एनर्जाइज कर देंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखो यहाँ पे रोटर पोल पोजीशन, फिर से मैं कह रहा हूं रोटर पोल पोजीशन पे ही फोकस करना चाहिए। 5 और 2 यहाँ पे रोटर पोल पोजीशन होगी। क्लियर, अब क्या करेगा, ये 5 पोजीशन 15 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगा। जब आप सी को एक्साइटेशन प्रोवाइड कर देंगे, यहां से एक्साइटेशन मान लो आप हटा देंगे, क्लियर, और आप एक्साइट कर देंगे इसको, सी वाइंडिंग को। क्लियर, तो सी वाइंडिंग को जैसे एक्साइट करेंगे, ये रोटर पोल पोजीशन जो क्या है यहां पे, रोटर पोल पोजीशन कौन कौन सा, 5
and 6 rotate in clockwise direction by 15 डिग्री एंगल। क्यों ये 15 डिग्री एंगल ही रोटेट कर रहा है? सो दैट द रिलक्टेंस seen by stator field C must be minimum। क्लियर? ठीक है, तो ऐसे इस तरह से आपका ये सीक्वेंस चलता रहेगा। अब इसके बाद आप किसको एनर्जाइज करेंगे? डी को एनर्जाइज करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे सीक्वेंस की बात करूं तो सीक्वेंस क्या फॉलो होगा? सीक्वेंस फॉर क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेशन। क्लियर? अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेशन के लिए क्या सीक्वेंस फॉलो होगा? आप क्या करेंगे? पहले ए को एनर्जाइज करेंगे, फिर उसके बाद बी को एनर्जाइज करेंगे, फिर उसके बाद सी को एनर्जाइज करेंगे, फिर उसके बाद डी को एनर्जाइज करेंगे, फिर उसके बाद ए डैश, फिर बी डैश, फिर सी डैश, फिर डी डैश, फिर आप क्या करेंगे? ए को एक्साइट करेंगे। तो ये प्रॉपर सीक्वेंस, प्रॉपर पैटर्न आपका चलता रहे। क्लियर? ठीक है, इस तरह से आप क्या करेंगे? डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आपको मिलता जाए। क्लियर? ये तो हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए। अगर मैं पूछूं कि सीक्वेंस, अगर मैं बात करूं सीक्वेंस फॉर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, काउंटर क्लॉकवाइज कह लो या फिर एंटी क्लॉकवाइज कह लो, दोनों चीजें सेम है। काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मैं काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करूं तो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए हमें फेज सीक्वेंस क्या लेना पड़ेगा? हमें फेज सीक्वेंस जस्ट अपोजिट लेना पड़ेगा। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं रेफरेंस वाले पोजीशन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे रेफरेंस वाले पोजीशन मैंने मान लो बी को एक्साइट करने के बजाय उस कंडीशन में डी डैश को एक्साइट कर दिया होता है। डी डैश का मतलब फेज डी के थ्रू हमने इसको एक्साइट कर दिया होता है। फेज डी को एक्साइट करने का मतलब क्या हो गया? आपका जो रोटर पोजीशन है 2 और 5 ये क्या होना चाहेगा? अलाइन होना चाहेगा इस डी फेज के स्टेटर फील्ड के साथ। यानी क्या करेगा ये? अगर ये अलाइन होना चाहेगा तो इसको क्या करना पड़ेगा? काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 15 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा। क्लियर? तो 15 डिग्री ये रोटेट कर जाएगा और 2 और 5 क्या हो जाएंगे? डी डी डैश के साथ अलाइन हो जाएंगे। तो ये सीक्वेंस जो मिलेगा वो हमें क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए। यानी आपको क्या करना पड़ेगा? ए के बाद डी डैश को एक्साइट किया, डी के बाद सी डैश को एक्साइट किया, फिर आपने बी डैश को एक्साइट किया, फिर क्या करेंगे? आप ए डैश को एक्साइट करेंगे, फिर आप डी को, फिर सी को, फिर ए को एक्साइट कर देंगे। क्लियर? इस तरह से आप एक्साइटेशन प्रोवाइड करेंगे। क्लियर? ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो अगर 15 डिग्री का स्टेप आपको मिल रहा है, 15 डिग्री का स्टेप एंगल आपका क्या 15 डिग्री का है। क्लियर? तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होने के लिए आपको कितना स्टेप फॉलो करना पड़ेगा? तो ऑब्वियस सी बात हमें क्या करना है? 360 डिग्री में से 15 को डिवाइड कर देना। क्लियर? तो क्या आ गया? 24 सीक्वेंस आपको फॉलो करेंगे, 24 स्टेप्स आपको फॉलो करेंगे। 24 स्टेप का मतलब क्या हो गया? ये जो सीक्वेंस है वो 8 स्टेप को बता रहा है। ऐसे करके 3 स्टेप और आपको लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, रोटर नंबर ऑफ रोटर पोल आर 6। क्लियर? तो इस वजह से अगर मैं रोटर पोल पेयर पे कंसंट्रेट करूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 3 पोल पेयर हो रहे हैं। तो एक जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो 8 स्टेप का हो रहा है। तो 3 रोटर पोल पेयर के लिए 8 × 3 यानी 24 सीक्वेंस आपको फॉलो होंगे, 24 स्टेप फॉलो होंगे फॉर द कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन घूमने के। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको ये लॉजिक क्लियर हुआ होगा कैसे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसे हम रोटेट करा सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो जनरली रिलेशन इन बिटवीन स्टेटर पोल एंड रोटर पोल। क्लियर? स्टेटर पोल्स और रोटर पोल्स में जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो वहां पे जो रिलेशन होता है
वो आपका होता है पी आर इक्वल टू पी एस प्लस माइनस पी एस बाई एम के बराबर। ये चीज ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो पी आर इक्वल टू क्या होता है, पी एस प्लस माइनस पी एस बाई एम के बराबर। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे 8 पोल था, स्टेटअप पोल क्या था, 8 था। नंबर ऑफ सीक्वेंस क्या फॉलो हो रहे थे, 4 फेज सीक्वेंस फॉलो हो रहा था। मैं अगर पी आर की वैल्यू निकालूं तो पी आर की वैल्यू क्या आएगी, 8 प्लस माइनस 8/4। यानी पी आर की वैल्यू या तो आपकी 10 हो सकती है या फिर आपकी क्या हो सकती है, 6 हो सकती है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा रोटर पोल 6 पोल लेके हमने इसको डिजाइन किया हुआ था। तो ये एक प्रैक्टिकल कंस्ट्रक्शन है। अब आप अगर पूछेंगे कि सर इसके पहले तो आपने 6/2 कर दिया था, 6/2 में तो ये फुलफिल होता नहीं है। क्लियर? तो 6/2 पोल बस केवल आपको समझाने के लिए लिया गया था। क्लियर? कि आप इजीली एक वर्किंग प्रिंसिपल को समझ पाएं। अदरवाइज अगर देखें तो जो जनरल रिलेशनशिप है इन बिटवीन स्टेटर पोल्स एंड रोटर पोल्स, वो मस्ट बी इक्वल टू पी आर इक्वल टू पी एस प्लस माइनस पी एस बाई एम, जहां पे पी आर क्या है, नंबर ऑफ rotor poles, clear, ps number of stator poles and m जो है वो नंबर ऑफ फेजेज, जो आपका पैटर्न बन रहा है नंबर ऑफ फेजेज का। क्लियर? इसी तरह का मैं बात करूं स्टेप एंगल की। क्लियर? स्टेप एंगल तो आपको क्लियर ही हो गया होगा कि स्टेप एंगल क्या होता है। ठीक है, स्टेप एंगल की मैं बात करूं तो स्टेप एंगल का जो रिलेशन होता है, थीटा इक्वल टू होता है 360 अपॉन m इंटू पी आर, 360 डिग्री अपॉन m इंटू पी आर। क्लियर? यहां पे m नंबर ऑफ फेजेज है। क्लियर? और पी आर की वैल्यू नंबर ऑफ रोटर पोल्स। आप यहां पे सीधे सीधे इस फॉर्मूले से भी स्टेप एंगल निकाल सकते थे। अगर मैं इसी 8/4 फेज 8/6 पोल आपका VRSM था, अगर मैं इसके लिए स्टेप एंगल निकालता सीधे फॉर्मूले से निकाल सकता था, थीटा इक्वल टू 360 अपॉन एम की वैल्यू कितनी है, 4 फेज है तो 4 इंटू रोटर पोल कितना है 6, तो कितना आ गया 360/24। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 15 डिग्री के बराबर। क्लियर? तो आप स्टेप एंगल सीधे सीधे इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि एक वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, और एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ जो हमने वर्किंग प्रिंसिपल को समझाने की कोशिश करी है 4 फेज 8/6 पोल स्टेपर मोटर के लिए, वो भी आपको क्लियर हुआ होगा। डायरेक्शन, कैसे आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेशन पा सकते हैं, कैसे आप काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेशन पा सकते हैं, वो भी आपने समझने की कोशिश की होगी। क्लियर? ठीक है, थैंक यू वेरी मच।